Okay, so now we had to go with our continuation, and now we are at compliance risk review and updation. So as we know that compliance risk monitoring makes it possible for the business test to test कि भाई risk mitigation activities क्या है. अगर हम उसको monitor करेंगे then will possible कि हम उसको mitigate कर पाएँ, और is it working properly, and what all are the new areas which we can work upon. So we need to identify and we need to change the risk from the very critical to moderate और लो. ठीक है. तो कंप्लाइंस रिस्क मॉनिटरिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. दैट इज़ क्रिटिकल एंड हाई कंप्लाइंस रिस्क. फोकस करना हमें इनहेरेंट और मैनेज रिस्क लेवल पे की कंप्लाइंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़, ऑल्सो रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हो रही हैं कंपनी की, और क्या इम्प्लीमेंटेशन है और कंप्लाइंस हो रहा है लॉज रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स के जो चार्ट में इंक्लूडेड है. चार्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है. एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस दैट हैव बीन डेलीगेटेड टू द कंपनी कंप्लाइंस फंक्शंस. ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर एट दैट द प्लान ऑफ फॉर मॉनिटरिंग के प्लान में क्या क्या होना चाहिए. मॉनिटरिंग में होना चाहिए एक कंसाइज स्टेटमेंट और एक होना चाहिए बिजनेस प्रोसेस. कंसाइज स्टेटमेंट हो गया, बिजनेस प्रोसेस हो गया, कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन हो गया. ठीक है. और एक फर्स्ट लाइन ट्रैक हो गया, प्राइमरी और सेकंड लाइन मॉनिटरिंग हो गया, थर्ड हो गया ऑडिट. ठीक है. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की कैसे ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है एक्टिविटीज़ को. फ्रीक्वेंसी क्या है ट्रैकिंग की, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ की. रिसिपेंट कौन कौन है जिसको जो ट्रैक करेंगे और मॉनिटर करेंगे रिपोर्ट को. नाउ वी आर एट ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो ट्रेनिंग के केस में वी नो कि एक स्ट्रॉन्ग कंप्लाइंस ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है कि जिसमें हम कंपनी कंप्लाइंस और कल्चर को बिल्ड कर सके. तो बेसिकली इससे क्या होता है कि एक अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स की, प्रोसीजर की, गाइडलाइंस की, जो भी इशू होते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क में 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, विच इज़ क्रिटिकल, हाई, मॉडरेट, लो. कंप्लाइंस फ्रेमवर्क में 4 कंडक्ट रिलेटेड रिस्क एरियाज इंक्लूडेड हैं. रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आउटलाइन करनी है, व्हाट ऑल आर इन द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क. ऑल्सो व्हाट ऑल आर द क्रिटिकल एंड हाई कंप्लाइंसेस ऑब्लिगेशन, ये आइडेंटिफाई करना है कंप्लाइंस चार्ट के अंदर. एंड ऑल्सो व्हाट ऑल आर द प्रोसेस फॉर एड्रेसिंग कंप्लाइंस इशूज़ एंड रिपोर्टिंग कंसर्न्स. ऑल्सो व्हाट ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेज अगर फेल हो जाते हैं जो कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन से मीट होने हैं. अगर हम प्लान की बात करें कंप्लाइंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम की, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. कंसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए दैट कैप्चर द रिलेवेंट इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन क्या है. तो क्या करना है हमें, एक कंसाइज स्टेटमेंट जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई कर पाए और रिलेवेंट चीज़ों को देख पाए. ठीक है. नाउ द रिस्क अराइजिंग, रिस्क क्या क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस में, क्या हो सकता है अगर इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लाइंस हम नहीं करते हैं. तो व्हाट ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स, कि ऐसा तो नहीं होगा कंपनी बंद हो जाए. कंपनी बंद होना इज़ अ वेरी क्रिटिकल रिस्क. तो इट में भी लोअर रिस्क कि भाई थोड़ा सा 1 महीने का इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा ऑपरेशंस पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है. सो these थिंग नीड टू consider. Also the business process to which compliance obligation are linked or on which they have an impact. business processes क्या है जिस पे compliance obligation linked है. brief description of the training और education activity. brief description करना है ट्रेनिंग का और एजुकेशन एक्टिविटी का. टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है. रिफ्रेशर फॉर एम्प्लॉयज़. ठीक है. एम्प्लॉयज़ को भी पता होना चाहिए. इंडक्शन करो न्यू एम्प्लॉयज़ का, एडॉप्ट करो जब भी ज़रूरत है. ठीक है. इन बिटवीन ट्रेनिंग दो इफ़ समथिंग न्यू हैज़ अकर. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन एक्टिविटी, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी क्या है कि मतलब बार बार ट्रेनिंग कब कब होती है. ऐसा नहीं है कि बस एक बार ट्रेनिंग हुई थी कभी ज़िंदगी में हुई नहीं है. तो फ्रीक्वेंसी में ट्रेनिंग होना चाहिए. ठीक है. और एजुकेशन एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए. अगर हम बात करें कंप्लाइंस ऑडिट की, तो एज़ पर द कैग, कंप्लाइंस एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या है कि कंप्लाइंस ऑडिट एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर इज़ इन कंप्लाइंस विद द एप्लीकेबल अथॉरिटीज़. और कंप्लाइंस ऑडिट आर कैरिड आउट बाय असेसिंग वेदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इंफॉर्मेशन कंप्लाई इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद द अथॉरिटीज़ हु हैव गिवन द ऑडिट आइडेंटिटी. अगर हम कंप्लाइंस ऑडिट की बात करें, ये कंसर्न होती है रेगुलेटरी के लिए और प्रोप्राइटरी के लिए. रेगुलेटरी के लिए कैसे ये अडहेयर करती है सब्जेक्ट मैटर टू द फॉर्मल क्राइटेरिया फ्रॉम द रिलेवेंट लॉज, रेगुलेशन, एग्रीमेंट. ठीक है. ये सब हुआ है या नहीं हुआ. प्रोप्राइटरी के लिए कैसे होता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल. अब ये 3 तरीके के कंप्लाइंस होते हैं, अपेरेंट, एडिक्वेट एंड एब्सोल्यूट. कंप्लाइंस हाउएवर जनरली फाउंड 3 कैटेगरीज, अपेरेंट, एडिक्वेट एंड
absolute compliance. So what are all the three categories that compliance we generally do? So we generally do apparent, adequate and absolute compliance. Apparent compliance क्या होता है? ये disguise होता है form of non compliance which is worse than a non compliance. ठीक है, कि डिस्गाइज फॉर्म है ये नॉन कंप्लाइंस का, जो कि नॉन कंप्लाइंस द क्लासिक एग्जांपल अपरेंट कंप्लाइंस जनरली डॉक्यूमेंट जैसे हमने नोटिस बना दिए, जनरल पेपर पे बना दी, पेपर मीटिंग कर ली, बट वी आर नॉट डूइंग इट एक्चुअल, बट वी हैड टू डू इट एक्चुअल. तो एक तो हमने की नहीं मीटिंग, उसके बाद हमने पेपर भी गलत बना दिया, तो इट इज़ वर्स फॉर्म ऑफ नॉन कंप्लाइंस. एडुकेट कंप्लाइंस क्या होता है? द एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड लॉ और कंप्लाइन इन लेटर, लेटर के साथ किया बट नॉट इन द स्पिरिट. बॉक्स टिकिंग प्रैक्टिस, मतलब कि हाँ ठीक है यार ये हो गया करना ज़रूरी है, बस कर दिया, इच्छा नहीं है करने की, ठीक है, तो लेटर में कर दिया है बट नॉट इन स्पिरिट. एब्सोल्यूट कंप्लाइंस आर दोज विच इन लाइन विद द स्पिरिट एंड इंटेंट ऑफ लॉ. लॉ ये चाहता है कि इसलिए हो ये कंप्लाइंस ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, तो अकॉर्डिंगली हो रहा है. टिपिकल एग्जाम्पल लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिंग शेयर होल्डर डेमोक्रेसी एज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ एंड द कंपनी कंप्लाइंस विद द लॉ इन इट्स स्पिरिट्स, इट गेन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस. ठीक है, पब्लिक कॉन्फिडेंस भी आएगा, न्यू इन्वेस्टर्स भी बढ़ेंगे, ऑल्सो गुडविल भी बढ़ेगी, एंड देयर आर मेनी मोर एडवांटेजेस इफ कंपनी डू एब्सोल्यूट कंप्लायंस. तो इट्स एनुअल रिपोर्ट इज सेट टू बी अ ट्रेंड सेटर एंड इट कैन बी कमेंडेड एज एन आइडल रिपोर्ट. ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें कंप्लायंस. अब कंप्लायंस मैनेजमेंट क्या है? ये एक मेथड है जिसके थ्रू कॉर्पोरेट मैनेज करता है एंटायर कंप्लायंस प्रोसेस को. ये इंक्लूड करता है कंप्लायंस प्रोग्राम को, कंप्लायंस ऑडिट को, कंप्लायंस रिपोर्ट को, और अगर हम इसको बोलें तो कंप्लायंस सॉल्यूशन बन जाता है. तो कंप्लायंस मैनेजमेंट क्या है? एक कॉर्पोरेट जो मैनेज करता है एंटायर कंप्लायंस प्रोसेस को, मतलब ये एक मेथड है जो कॉर्पोरेट मैनेज करता है. ठीक है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ये इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? प्रोग्राम, ऑडिट, कंप्लायंस रिपोर्ट. तो ये इसको कंप्लायंस सॉल्यूशन बोल देते हैं. अब नीड क्या क्या है कंप्लायंस मैनेजमेंट की? टू इनेबल कंपनीज टू पुट इन प्लेस एन इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कंपनी क्या करें कि वो एक पुट इन प्लेस करें इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम को. कंपनी सेक्रेटरीज को क्या क्या इंश्योर करना है कंपनीज़ के अंदर कि वो अडहेयर करें नेसेसरी इंडस्ट्रीज़ क्या क्या हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या क्या है, चेंज इन बिजनेस प्रोसेसेस कुछ हुआ है क्या अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटिव चेंज. ठीक है, रिलाइन करें वो रिसोर्सेज को जो कंप्लायंस की डेडलाइंस के लिए जो भी मीट होना है, रिएक्ट करें वो क्विकली और कॉस्ट इफेक्टिव वे में जो भी रेगुलेशन में चेंजेस हैं अकॉर्डिंगली. बेनिफिट क्या क्या है कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट के? वही रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस का. ठीक है, बेटर कंप्लायंस होगा लॉ का, रियल टाइम एंड लीगल स्टेचुटरी कंप्लायंस होगा, सेफ्टी वॉल्व क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, अगेंस्ट इंटेंडेंट नॉन कंप्लायंस प्रोसिक्यूशंस के अगेंस्ट, सो कंपनी वुड बी इन द सेफ्टी वॉल्व. तो रियल टाइम स्टेटस on the progress of pending litigation before judicial or quasi-judicial. So cost saving होगी definitely by avoiding penalties and fines and minimum litigation. Better brand image बनेगी and accordingly company would be and goodwill would be enhanced. ठीक है, enhanced credibility बढ़ेगी, credit worthiness बढ़ेगी कंपनी की, good और goodwill बढ़ेगी in the market among stakeholders. ठीक है, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर. ठीक है, रिकग्निशन ऑफ होगा एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन कंपनी का. ठीक है, और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी सस्टेन कर पाएगी. ठीक है, एंटिटी वाइज कंप्लायंस. एंटिटी वाइज कंप्लायंस लेज डाउन द डिटेल्ड प्रोविजन रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कंडक्टिंग बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, मेंटेन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और उसकी प्रिपरेशन करना. एक्टिविटी वाइज कंप्लायंस हो गए कि जो एक्टिविटी है अकॉर्डिंग include the compliance relating to business activity of such company such as banking company, insurance company, housing development board. ठीक है, NBFC सेक्शन 8 कंपनी, चिटफंड कंपनी. तो ये हो गई एक्टिविटी वाइज, बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग, इंश्योरेंस. ठीक है, ये सब सेक्टर वाइज हो गई कि भाई वो उनका सेक्टर क्या क्या है, लाइक एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग एक्टिविटीज़ है. ठीक है, रियल एस्टेट है, ट्रेडिंग कम्युनिटी, सोशल सर्विस, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फाइनेंस, इंश्योरेंस. इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस क्या है? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री स्पेसिफिक इट इज़ नेसेसरी टू कोरिलेट द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी और द वेरियस लॉज एप्लीकेबल टू द सच एडिक्टिव. ठीक है, ये हो गया. नाउ व्हाट ऑल आर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट. अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको क्या क्या करना है अंडर द कंपनीज एक्ट. तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको क्या क्या करना है? डिस्क्लोजर होना है डायरेक्टर का और उसके इंटरेस्ट का 184. तो एवरी डायरेक्टर को क्या करना है? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी हुई है उसमें उसको डिस्क्लोज करना है अपना कंसर्न, अपना इंटरेस्ट. ठीक है, कि
और उसकी शेयर होल्डिंग भी। तो इसमें क्या करना है, MBP1 फॉर्म जाता है, जो हमें MCA की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। सेक्शन 184(1) में आ जाता है ये, रूल 9 भी आ जाता है इसमें कंपनीज एक्ट का। कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स, जो भी रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो पहले होना है डिस्क्लोजर ऑफ द डायरेक्टर, कि वो अपनी शेयर होल्डिंग बताएगा, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा इन एज पर सेक्शन 184, और फॉर्म जाएगा MBP। डायरेक्टर के लिए कौन सा है डिस्क्लोजर के लिए, MBP1, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर की क्या क्या है, लाइक 164 में और 143 में, और रूल भी आ जाता है इसमें 14, जैसे एवरी डायरेक्टर को क्या इन्फॉर्म करना है कंपनीज को, कि कंसर्न अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन एज पर सेक्शन 164 बिफोर ही इज़ अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड। डिस्क्वालीफाई तो नहीं है तो इसके लिए DIR 8 जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसमें आ गया 92, एनुअल रिटर्न 92 आ गया। MGT 7 एनुअल रिटर्न का तो मेरा रटा ही होता है। तो एनुअल रिटर्न देनी है एज़ पर 92(4) और 92(1), और रूल 11 आ जाता है। रूल 11(1) ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। तो एवरी कंपनी को क्या करना है, फाइल करना है एनुअल रिटर्न विद इन 60 days ऑफ holding of the AGM, or where no AGM is held in any year, within 60 days from the date on which AGM should have been held together। तो क्या करना है,